पांचवा नियम है, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को दो या अधिक सारणी के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए ए सारणी के तरीके A1 प्लस एक्स A2 प्लस वाई A3 प्लस जेड B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो यहाँ पर क्या दे योगफल के रूप में दे रखा है। तो अब इसको क्या करना है, ये सारणी एक हो गई, तो जो योगफल के रूप में दे रखा है उसको हम क्या लिख सकते, अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे A11 तो A11, फिर ये B2 ये सेम रहेगी, A2 A2 A3 A3। यहाँ पर क्या अक्ष, तो ये हो गया अक्ष वाई और जेड, ये अक्ष वाई जेड अक्ष वाई जेड, और इनको वापस वही B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसमें ये तो बता रहा है कि योगफल दे रखा है, तो उसको जैसे ये 3 × 3 की थी तो ये भी 3 × 3 3 × 3, लेकिन इसको अलग यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर प्लस में था तो ये बीच में प्लस, यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर लगाते हैं माइनस। अगर यहाँ पर 3 होती है, अगर जैसे यहाँ पर होता है A प्लस B प्लस C B A2 B2 प्लस C2, यहाँ पर होता है अगर A3 प्लस B3 प्लस C3, यहाँ पर होता है PQ R S T V। तो अब इसको लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं A P S फिर A2 Q T A3 R V, फिर अगर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर दूसरा लिखते हैं B, फिर ये P S Q T R V, यहाँ पर क्या B, फिर B2 B3, फिर ऐसे तीसरी संख्या को लिखते हैं प्लस। तो यहाँ पर क्या है, 3 संख्या प्लस में थी तो इनको तीनों को हम उसी क्रम में 3 बार लिख सकते हैं अलग अलग करके। अब इनमें क्वेश्चन कैसे पूछे, दर्शाए कि A B C A प्लस 2x B प्लस 2y C प्लस 2z एक्स वाई जेड बराबर 0 है। तो एक तो हम क्या करते हैं, ए लिखेंगे पहले तो ए, फिर इस पंक्ति को छोड़ेंगे, इस स्तंभ को, फिर इन दोनों को लेंगे, फिर बीच में माइनस। तो इस तरीके से करते हैं ना, तो कैलकुलेशन लंबी जाती है और कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो सकती है। लेकिन सारणी का जब ये मुझे ना दर्शाइए तो इसको बिना प्रसार किए, तो इसको बोलते हैं, इसे लिखते हैं A1 और फिर पहले पंक्ति को छोड़ दिया दूसरी पंक्ति, इनको बोलते हैं प्रसार। तो इनके आंसर को क्या करना है, बिना प्रसार किए निकालने हैं। तो बिना प्रसार किए कैसे निकाल सकते आंसर। अब यहाँ पर क्या प्लस है, तो A B C A B और C हो गया। अब यहाँ पर प्लस है तो इनको हम क्या है अलग अलग लिख सकते हैं, तो A B और C आ गया, एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। अब क्या A B C था, A B C था। अब यहाँ पर 2x 2y 2z, तो हम इसको लिख सकते 2x 2y 2z। अब ये बराबर है, अब इसमें देखना ये पंक्ति और ये पंक्ति दोनों बराबर हो गई, दोनों बराबर हो गए, किसी सारणी में दो पंक्ति स्तंभ बराबर, मान 0 हो गया इसका, तो ये सीधा ही होगा मान 0। अब इनमें क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि R2 में से 2 उभयनिष्ठ या कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन लेना है। तो यहाँ से हम 2 को बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड, अब ये पंक्ति ये दोनों क्या हो गए बराबर,
तो ये बराबर हो गया, तो इसके सारणी का मान क्या हो गया 0। तो 2 कोष्टक 0, 2 को 0 से बनाए 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। तो क्वेश्चन में मेरे क्या दे रखा है कि दर्शाए कि इस सारणी का मान 0 है। तो ये हो गया सिद्ध। तो इसका डायरेक्ट ये आंसर हो गया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनको सॉल्व करने से पहले सोचना पड़ता है कि क्या तो इसमें चीज़ कॉमन आ रही है, किसको पहले इसका आंसर सॉल्व करने का फॉर्मेट पूरा दिमाग में होना चाहिए। दिमाग में आएगा, फिर अब एक एक स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर तो कि दो संख्या प्लस में आ रही है, तो इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। दूसरा फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, ये फिर 2 है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, ये और ये दोनों बराबर हो गई। तो बराबर हो गई, तो इसका मान 0 हो जाएगा। अभी कहें ए बी और सी, अब इनको अलग अलग लिखेंगे ए बी और सी, तो ये पंक्ति और ये पंक्ति बराबर हो जाएगी ए बी और सी वाली। जैसे यहाँ पर वही ना, ए बी सी और ए बी सी, तो इसका मान 0 हो जाएगा। और यहाँ से 2 कॉमन लेते ये पंक्ति, यहाँ पर बराबर हो गया, ये पंक्ति और ये पंक्ति, तो इसका मान 0 हो गया। जबकि हमारे क्वेश्चन में दे क्या रखा था, बराबर 0 सिद्ध करो। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सोचना पड़ता है पूरा, तब जाके इसको आगे सोल्व होता है।